अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 5 जजेस ने अदालत उज़्मा में दरखास्तें दायर कर दी। मुतनाज़ा हुक्म आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे चुकी है। जस्टिस कियानी जाली डिग्री केस में डिविजनल बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोक दिया था। और क्या इंसाफ दिलाने वाले मोहतरम जजेस को इंसाफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी दरखास्त में मौकफ अपनाया कि मुतनाज़ा हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हकूक की खिलाफ वर्जी की है और इनकी बेदाग शोहरत को मुतासिर किया है। सिटिंग जज को फ्राइज की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता और फैसले से अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़े हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से इज़हार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार इसाक भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने इनफरादी तौर पर अदालत आलिया के हुक्म के खिलाफ दरखास्तें दायर की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रियासत को फ्रीक बनाते हुए मौकफ इख्तियार किया कि किसी जज को काम से रोकने की दरखास्त हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार दे चुकी है। आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक जजेस को अदालती फ्राइज की अंजामदही से नहीं रोक सकते। इसके अलावा इंतजामी इख्तियारात और अदालती इख्तियारात पर हैवी नहीं हो सकते। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपने आप को ही रिट जारी नहीं कर सकती और हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आर्टिकल 184/3 के तहत दायर अपनी दरखास्तों में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ इकदाम भी चैलेंज किए हैं। हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को गैर कानूनी और इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा भी की है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में डिविजनल बेंच ने 16 सितंबर को जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले आने तक काम से रोक दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिवीजन और सिंगल बेंचेस भी खत्म कर दिए गए थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि इस मामले का अब क्या रुख आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे वाज़ेह तौर पर जब दरख्वास्त दायर कर दी गई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, दीगर 5 जजेस और भी साथ शामिल हैं, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रियासत पाकिस्तान को फ्रीक बनाया गया है और करार दिया जाए कि इंतजामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हैवी नहीं हो सकते, जो इस्तदा उन्होंने दरखास्त में की है। करार दिया जाए कि पहले चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं है। यह भी करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते। इस तरह के और भी ढेर सारे क्लॉजेस शामिल हैं। 5 जजेस की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत यानी दरखास्त ये दायर की गई है। क्या आप देख रहे हैं इन सारे इशूज़ को डेवलपिंग? अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेवलपिंग स्टोरी होकर एक वक्त था कि काजी फायज जो हैं वो अकेले थे और अपना केस खुद लड़ा करते थे, सूरत हाल आपके सामने थी। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखें, सेम वही स्नैरियो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काजी फाइज ईसा भी खुद अपनी वकालत की थी और आज जब ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं तो उनसे बाकायदा तौर पे ये सवाल भी किया गया कि क्या आप भी काजी फाइज ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, कि उनसे इंस्पायर होकर अपना मुकदमा खुद लड़ने जा रहे हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से जो है इस पर नागवारी का भी इजहार किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसी बात नहीं है, हम
हम अपना मौक़िफ़ ख़ुद सामने रखना चाहते हैं, इस वजह से हम जो है ख़ुद अपनी वकालत करेंगे। तो बेसिकली ये जो मामला था वो था जाली डिग्री का, जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म ख़ान, 2 रुकनी ये डिवीज़न बेंच था जिसने फ़ैसला दिया था और उन्हें काम से रोक दिया था। जिसके बाद जो है ये सामने बातें आ रही थीं और ये कहा भी जा रहा था कि इसे चैलेंज किया जाएगा। और आज देखा गया कि आज ना सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट में आए, बल्कि उनके साथ दीगर 4 जजेस और भी सुप्रीम कोर्ट में आए। उनमें जो 4 जजेस थे उनकी तरफ से ये बात की गई कि एक कोई नए रूल्स आए हैं जिसकी बुनियाद पर एक दरख्वास्त के अंदर बाकी फ़रीक़ैन शामिल नहीं हो सकते। इस वजह से हम तमाम जो हैं 5 के 5 जजेस अलहदा अपनी दरख्वास्तें आज दायर करने के लिए आए हैं। और बेसिकली उसके अंदर जो साबका 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, उनका भी जिक्र किया गया है। उनके वो खतूत जो हैं वो भी दरख्वास्तों में शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उसको भी चैलेंज किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और बाकायदा जो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसको कलअदम करार देने की इसमें इस्तदा भी की गई है। तो बेसिकली आज जो है ये 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट आए और बाकायदा जो है वो जजेस जो रूट है, जो दरवाज़ा है, एंट्री है, वहाँ से नहीं, एक आम साइल के लिए जो एंट्री गेट है वहाँ से बाकायदा पास लिया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए और आने के बाद अपनी दरख्वास्तें और बायोमेट्रिक करवाया। आगे का हवाले से अगर बात की जाए तो जाहिर है अब ये दरख्वास्तें दायर हो गई हैं। सवाल भी किया गया कि मिसाल के तौर पे अगर इनके ऊपर एतराज़ आयद कर दिया जाता है तो जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से ये कहा गया कि हम कोई दूर नहीं है, अगर एतराज़ लगाया जाता है तो भी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे एतराज़ात को दूर करने के लिए। दूसरी तरफ उनका ये भी वाज़ेह पैगाम था, उन्होंने कहा बाकायदा जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम खुद इसमें जो है अपनी वकालत करेंगे, खुद जो है वो पेश होंगे। अब देखना यह है कि ज़ाहिर है क्योंकि 184(3) के तहत दरख्वास्तें ये दायर की गई हैं, अब आइनी बेंच के अंदर किसकी सरबराही के अंदर बेंच तश्कील दिया जाता है और उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसका क्या फ़ैसला होता है और क्या आगे आने वाला वक्त जो है इसमें बताता है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ हसीब, मुझे सिर्फ ये समझना है कि 26वीं तरमीम के बाद तो काफ़ी हालात बदल चुके हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में तो हालात और थे और वो जब अपना मुकदमा लड़ रहे थे तो नतीजा फिर ये निकला कि क्रैश करना पड़ा, अदलिया को पीछे हटना पड़ा इस सारे मामले से, और जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया था वो भी पीछे हट गए। तो अब भी आप इसी तरह का नतीजा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बिल्कुल बरक्स होगा इसके? देखें, अभी कुछ भी कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन इसकी एक नज़ीर देखी जाए तो हमें ये नज़र आती है क्योंकि 26वीं तरमीम जब आई थी और उससे पहले जो है ये काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर के अंदर हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो है वो ख़त लिखा गया था जिसको दबा दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे बहुत शुक्रिया हसीब हमारे साथ मौजूद थे जी, बड़ी डिटेल से बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए कितना अहम है? क्या दिफाई मुआहिदे के बायस इसराइल अपनी बदमस्ती से बाज आएगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बतौर सिक्योरिटी गारंटर किरदार क्यों सवालिया निशान बना? कतर और यूएई की शमूलियत से इस मुआहिदे का मिनी नेटो बनने का कितना इम्कान है? डिफेंस पैक्ट से क्या इंडिया डिफेंसिव मोड में चला जाएगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को जोरी छतरी फ्राहम करेगा? दुनिया के 2 अरब मुस्लिम ममालिक के 2 अहम मुल्कों सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुध की शब एक ऐसा तारीखी मुआहिदा किया जिसकी तफसीलात अगरचे सामने नहीं आई, लेकिन इसकी जुजियात से दुनिया के अहम तरीन दारुल हुकूमतों में भौंचाल आ गया है और वहां की क़यादतें अगुंजते बदंदा हैं कि आखिर यह सब अचानक कैसे हुआ और क्यों हुआ। 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने इस तारीख साज दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। एलामिया में कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक पैक्ट का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना
और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। यह मुआहदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने और आलमी अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। F-15 फाइटर जेट्स ने उन्हें सलामी दी और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिका, रूस और चीन की क़यादत जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। दो तरफा दिफाई मुआहदे के बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई और सऊदी वज़ीर दिफा ने एक्स पर उर्दू में लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबले में एक सफ में हमेशा और अब तक, जबकि उनके पाकिस्तानी हम मनसब ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि दोनों मुल्क दुश्मन के सामने साफ आ रहा है। जबकि एक टॉक शो में उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को दिफाई मुआहदे की शक्ल दी है, जिसमें किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाजा बंद नहीं किया गया। जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारण ने इसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फख्र की बात है। उधर दुनिया भर के अखबारात, जरायद और नशरियाती इदारों ने इस डिफेंस डील को नुमाया कवरेज दी है। अमरीकी टीवी चैनल CNN ने तज्जिया किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा एक नई दिफाई सफ बंदी की अक्कासी करता है। वाशिंगटन पोस्ट और एसोसिएटेड प्रेस ने मुआहदे के मुश्तरका एलामिया का हवाला देते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की जारियत में दोनों मुल्कों पर हमले के मुतरादिफ होगी और यह इकदाम दिफाई ताउन को वुसअत देने के लिए उठाया गया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इस मुआहदे को दहाइयों पर मुहित दिफाई ताउन का इदारा जाती तसलसल करार दिया है और यह महज किसी हालिया वाक़े के रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि तवील मुशावरत और सोच का नतीजा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि खलीजी ममालिक अब इलाकाई सतह पर अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करना चाहते हैं ताकि किसी एक ताकत पर इन्हिसार ना किया जाए। ब्लूमबर्ग ने पाक सऊदिया मुआहदे को दिफाई ताउन की नई सतह करार दिया है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि यह मुआहदा खित्ते में नई जहत मुतारिफ करवा रहा है और इसके असरात भारत समेत पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि यह मुआहदा बताता है कि मशरिक़ वुस्ता किस तरह नए इत्तेहाद बनाने का सोच रहा है और इस मुआहदे ने इसराइल के लिए सूरत हाल को मजीद पेचीदा भी कर दिया है। जनूबी एशिया की सियासत पर नजर रखने वाले मारूफ तजियाकार माइकल गुगलमैन ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि यह मुआहदा भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा, लेकिन जब तीन अहम ताकतें चीन, तुर्किया और सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं तो पाकिस्तान एक मजबूत जगह पर है और इसकी पोजीशन मजीद मजबूत भी होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशीर हैं, साबिक मशीर कौमी सलामती के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि ये इतना बड़ा माइलस्टोन जो पाकिस्तान ने अचीव किया है वो इसे किस नजर से देखते हैं। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ साहब मशीर हैं, साबिक, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा तारीखी ये इवेंट है और इंटरनेशनल जरीदे अगर आप देखें, वाशिंगटन पोस्ट देखें, आप CNN देखें, अमेरिकन चैनल्स, तो वो कह रहे हैं कि ये नई सफ़बंदी की अक्कासी है। एग्जैक्टली आपका टेक क्या है? मैं चाहूँगा उसके बाद फिर गुफ्तगू सारी अनफोल्ड इसे करते हैं। आपका क्या टेक है? ये क्या हुआ है और इतना बड़ा माइलस्टोन जो पाकिस्तान ने अचीव किया और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इस पे क्या टेक है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन एक तारीख़ साज काम हुआ है और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये कहूँगा वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला, कारसाजी के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। तो कोई पॉलिटिकल, कोई स्ट्रेटेजिक बात करने से पहले मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ आपकी वसातत से अपनी पाक अवाम के लिए कि इस चीज़ को समझें कि कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई। इसको अपनी गुर्बत की नज़र से नहीं देखना। ये बहुत ही बड़ी बात हुई है जिसमें कि निज़ाम रब्बी के हिसाब से
अगर इस दुनिया में हमारे लिए मोहतरम तरीन कोई चीज़ है तो वो खाना काबा है, बैतुल्ला है और मस्जिद नबवी है। अब आप देख लीजिए कि उसकी हफाजत पर पाकिस्तान को मामूर कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के साथ मिला के। तो ये इसको रब का अमल भी आपने समझना है, सिर्फ दुनिया की नज़र से नहीं देखना। और क्योंकि इस सदी के आगाज़ से लेके जिस तरह उम्मत मुसलमा ज़ेर अताब है, ये उस जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है, ये जो यकजहती है ये हुई है। अब इससे आगे चलना है सफ़र, जिसमें हमने सऊदी अरेबिया के साथ मिलजुल के अल्लाह के दीन को प्रोटेक्ट करना है। जनरल साहब, अभी ये अमेरिकन अम्ब्रेला से दूर जाने की पहली निशानी इसे समझा जाए, और ये क्यों ऐसा हुआ सारा? चूँकि कतर पर अटैक के बाद मशरक़ वस्ता समझा कि हम बिल्कुल गैर महफूज हैं, और चूँकि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में इजराइल ओवरकम कर गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोई तन्हाई का शिकार मज़ीद होगा कि इतना बड़ा ब्लॉक जो है वो सारे का सारा, या इसे आप किसी और नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रहा है आपका सवाल। इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूंगा कि इस सदी का आगाज़ जो है वो दो नैरेटिव्स से किया गया ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में। पिछली सदी तो कोल्ड वॉर थी, इस सदी कंटेनमेंट ऑफ चाइना और वॉर ऑन टेरर का नैरेटिव बना के तो जंग को परसू किया गया। वॉर ऑन टेरर ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए थी, ठीक, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड इराक, लिबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बड़ी लीडरशिप इमर्ज हो चुकी हुई थी, बड़ा नाम हो रहा था। तो 9/11 से आगाज़ हुआ है वॉर ऑन टेरर का, अफ़गानिस्तान से। वहाँ से नैरेटिव बनाया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, इराक की तरफ शिफ्ट हो गया, और इराक पे जंग मुसल्लत कर दी गई, इराक को तोड़ फोड़ दिया गया, सदाम हुसैन को फांसी लगा दी गई। उसके बाद नैरेटिव बनाया गया अरब स्प्रिंग का, और फिर हर मुल्क में ये अरब स्प्रिंग गई। किस तरीके से लिबिया, सीरिया, इजिप्ट, सारे मुल्कों को इन्होंने डिग्रेड कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, और हमारे लीडर्स सारे मार दिए। रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए, ग्रुपों को आम किया गया, नेटो के जहाज़ों ने हिस्सा लिया, और हमारी पूरी अरब और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। अब उसके बाद इज़राइल जो है, जो कि एक छुरा घोंपा हुआ है इस रीजन में, एवर सिंस वो जो ऑटोमन एम्पायर के बाद इज़राइल को यहाँ पे सेटल किया गया, और जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, जिस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता हुआ अभी वो ग्रेटर इज़राइल की तरफ जा रहा है। ठीक, फिर उनको गो हेड मिला और गज़ा का ये हाल हुआ, फिर ईरान के साथ ये हाल हुआ। तो अब देखिए, ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। अब आ जाते हैं अगली बारी किसकी थी या क्या था, तो उसमें हमारा सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज़ ये सारे, और जिस तरह उन्होंने कतर पे हमला किया, और हम सारे ही एक तरह के वल्नरेबल हो गए हुए हैं, ये जो डिज़ाइन चल रहा है। तो अब इसको चेकमेट करने के लिए वी हैव कम टुगेदर। आपका सवाल जो है, देखिए, यूएस को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इज़राइल जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, राइट, हर जगह पे यूएस इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी इज़राइल इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है कि अभी हमें यकजहती मिल गई है, हम इकट्ठे हो गए हैं। कई दफ़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो यूएस के हाथ में क्या कुछ है? यूएस के हाथ में उसका डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी है, यूएस के हाथ में इंटरनेशनल गवर्नेंस है, यूएस के हाथ में नेटो है, और यूएस के हाथ में ये
मिडल ईस्ट या अरब वर्ल्ड जो इंजन ऑफ द वर्ल्ड है, ये था। तो जिस तरीके से ये हुआ है, अब ये अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, ये आहिस्ता आहिस्ता वीन अवे करेगी फ्रॉम यूएस। तो यूएस जो है, ये उसके ही ब्लॉक्स जो हैं, जो जिन ब्लॉक्स ने यूएस को एम्पावर किया हुआ है टू बी अ लीडिंग सुपर पावर, अब ये उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब जनरल साहब, मुझे ये समझना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजियाकार, पाकिस्तान से रिलेटेड भी, इंडियन कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी, वो ये कहते हैं, और वहाँ के वो सारी पॉलिटिकल एलीट वो कहती कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी वाइंड अप ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो वाइंड अप नहीं हुआ तो वो इस तरह की जारियत का सोच सकते हैं, लोग कहते हैं। अच्छा, जब वो सोच सकते हैं तो पाकिस्तान पर हमला तो सऊदीया पे हमला कंसीडर होगा इस दिफाई मुआहदे के बाद। तो इस मामले को कैसे आप फिर एड्रेस करेंगे? देखिए, इसका मतलब है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद क्या इंडिया फिर भी कुछ करेगा? इंडिया कोई ऐसी चीज़ करने की पोजीशन में नहीं है। आप बैठाएं ना इंडियन पायलट्स को अभी उन्हीं जहाज़ों में, भेजें उनको हमारी तरफ, क्या उनमें वो हौसला है? सिर्फ एक चीज़ जो है, ज़ख्म खुर्दा जो है और पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है मिस्टर मोदी का, उनको किसी ऐसी तरफ रागिब कर सकता है। वरना हमने मिलिटरीली उन पे ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी तरफ नहीं आ सकते, आओगे तो वही हाल करेंगे, क्योंकि फिर सीज़ फायर आपने ही मांगा। हमें इस तरीके से सऊदीया को फौरी तौर पे एम्पावर कर देना है। बिकॉज देखिए आप, वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, 78 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। हम तो 8-9 बिलियन वालों ने नाखून चने चबवा दी इंडिया को। तो जब हम उनके साथ मिल के उनका सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसको रीडेवलप करेंगे, उसको रीओरिएंटेट करेंगे, तो सऊदी अरेबिया की तरफ कोई आंख मैली से नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। हम कन्वेंशनली ही सऊदी अरेबिया को इतना एम्पावर कर देंगे कि दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ म्यूचुअली करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जनरल साहब, ज़ाती तौर पर ट्रंप कहाँ आपको खड़े आप दिखाई दे रहे हैं? चूँकि वो तो लाजमी कोई रद्द-ए-अमल भी लाजमी देते हैं, कोई ना कोई बात भी करते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको वो उन्हें पता चलेगा कि वो खारजा पॉलिसी के महाज पे अच्छी खासी शिकस्तों ने हुई है, या आप देखें, ये जो काम हमने किया है वो मॉरली तो ठीक है। मेरा मतलब है मॉरली इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई भी मुल्क आपस में अलायंसेस बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा गहरी बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये जो 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान से काम शुरू हुआ है और ये जो मुसलमान मुल्कों में अरब स्प्रिंग घूमी है, ये यूरोप स्प्रिंग क्यों नहीं हुई? तो ये बाकायदा एक डिज़ाइन के हिसाब से ये रिलीजियस वॉर लड़ी गई है। ठीक, ये आइडियोलॉजी की वॉर है। तो अब जब सऊदीया के साथ पाकिस्तान क्लब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड से एक चेकमेट उनको चला गया। तो इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगी, हर किसी पे इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा। तो लिहाजा यहाँ से ऑनवर्ड जो हमने चलना है, ऑब्वियसली सारी चीज़ों पे नज़र रख के चलना, और इस चीज़ को भी हमें आपस में उस तरीके से करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा ड्रम बीट और सबसे ज़्यादा जनरल साहब, सबसे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ हुआ वो कतर हुआ। ईरान ने भी कतर पे हमला किया था, वो और सूरत हाल थी क्योंकि उसने अमेरिका को हिट करना था, और फिर इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मुआहदा कतर के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये अभी सऊदी अरेबिया तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, इससे भी बड़ी बात कि अरब स्प्रिंग और हमें शिया सुन्नी बना के लड़ाते लड़ाते इन्होंने
हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आके बेसिस भी बना लिए हुए हैं और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को सबजुगेट किया हुआ है। अब जिस मुल्क में इतने ज़्यादा अड्डे और ये सारा कुछ हुआ हुआ है, इक्विपमेंट भी आपके पास वही है, अमेरिकन इक्विपमेंट, क्या इसराइल के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है? तो ये पूरी चीज़ रिकंसिडरेशन में जाएगी, ये पूरी रिकैलिब्रेशन में जाएगी। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए ये ममालिक मामला फहमी से काम लेंगे। कतर कोई ऐसे नहीं है कि एकदम ही मुंह फेर लेगा, ये थोड़ा थोड़ा ये साथ चलेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये एहसास होना शुरू हो गया कि असल में हु विल बी प्रोटेक्टिंग देम इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मशीर कौमी सलामती, बड़ी डिटेल से बता रहे थे। प्रोग्राम एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो दिफाई मादा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का हुआ है, इसमें मज़ीद डिटेल्स तो आना बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस तक क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले को लेकर, और क्या मज़ीद डिटेल्स हैं जो अब तक शायद आवाम तक नहीं पहुँच पाए, या आप लोगों को भी अभी उन जुज़ियात का पता है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिफाई माहिदा साइन भी किया, तो क्या अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है जी इस मुद्दे को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बुनियादी इसका मुआहदे का जो जुज़ है वो यही है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर भी कोई और मुल्क जो नेटो में ना हो वो हमला करे, तो इसको समझा जाएगा कि पूरे नेटो पे जो है वो हमला किया गया, एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेलिएट। ठीक है। तो इसी नौयत का ये मुआहदा है कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क पे अगर एग्रेशन होती है तो इट विल बी टेकन के दोनों मुल्कों पे हमला किया गया और फिर उसको उसी तरीके से फिर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये बहुत, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हदूद जो है वो सऊदीया तक चले गई और सऊदीया की हदूद पाकिस्तान तक आ गई, तो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिफाई तौर पे एक बहुत बड़ी जीत है और इसमें जो पूरा खित्ता है उसमें अमन के लिए ये एक बड़ी काविश है, क्योंकि जब एक तगड़ी पार्टी हो तो उससे फिर लड़ता भी कोई नहीं है। तो दूसरा देखें, जो हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी है उसमें भी हमारा हिस्सा डल गया, जो कि हर मुसलमान के लिए जो पाकिस्तान में बसता है एक बड़ा एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है कि हमारे मुल्क का किरदार जो है उनकी हिफाजत में अब जो है वो पुरजोर तरीके से वो देखा जाएगा। देखें, अब इसकी जो डिटेल्स हैं कि ये मुआहदा जो डिफेंस पैक्ट है, ये किस तरीके से, क्या इसका फ्रेमवर्क होगा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा और क्या वो आगे आने वाले दिनों में आ जाए। दोनों में से किसी एक मुल्क पे भी हमला हुआ तो दोनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कोई पैरेलल आपको दुनिया में बायलैटरल कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी। और ये मेरा ये ख्याल है, ये मेरी पर्सनल राय मैं आपको देने लगा हूँ कि ये यहाँ नहीं रुकेगा, दीगर जीसीसी ममालिक तक भी एक्सटेंड होगा। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि उन्हें भी यही लग रहा है कि ये दीगर ममालिक तक भी बात जाएगी। आप भी यही बात एग्जैक्टली कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है मौजूद कि कुछ दिनों में मज़ीद इस तरह की अपडेट आ सकती है, या आप महज एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी इंगेजमेंट तो जीसीसी ममालिक के साथ है। कब्ल वक्त चीज़ों को अनाउंस करना या बताना वो भी कोई अच्छा तर्ज नहीं है। ये इंफॉर्मेशन, इसको भी इंश्योर किया गया कि ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो या ऐसा, ये जबकि इस पे काम तो पहले काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले निकल जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके आड़े आ जाते हैं या वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब जी, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, और वो ये कह रहे थे कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसकी जो मामला हैं सारे, वो सारे वर्ल्ड के सामने हैं, और इस पर वो बहुत हसास मामला है, कोई बात नहीं करना चाहते। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मसूद खान साहब, एक्स एम्बेसडर हैं टू यूएसए। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो दिफाई माहिदा है, इंटरनेशनल जरीदे इसे जिस भी नज़र से देख रहे हों, जो भी रिपोर्टिंग हो रही है,
एग्जैक्टली आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ताकि फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें सर? देखिए, ये एक बहुत अहम फैसला है और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, खलीजी रियासतों के नुक्ता नज़र से और ख़ुद सऊदी अरब के ज़ाविया नज़र से। उसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। खलीजी रियासतें इतनी ताकतवर हैं, उनके पास एक माशी ताकत है, उनके पास दफ़ाई असला है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना दफ़ा नहीं कर सके जब कतर के ऊपर हमला किया गया। और कतर के ऊपर हमला जानबूझ के किया गया उस वक्त जबकि वो जो है एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे ताकि गज़ा में इसराइल की जो मुजरिमाना जंग है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं, वहाँ नस्ल कुशी हो रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस जंग बंदी के लिए कोशिश हो रही थी, उसे जानबूझ के सबोताज किया गया। और जिस किस्म के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात आए, उन्होंने सब खलीजी रियासतों को धमका दिया और एक तरीके से उन्होंने जो है मिस्र को और तुर्की को भी धमकाया, जो भी सहूलतकार या सालस का काम करते रहे हमास और इसराइल के दरमियान। दोनों ममालिक के ऊपर जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और दूसरा ये है क्योंकि उनकी जो हमने कॉस्ट बढ़ा दी है कि वो सऊदी अरब के ऊपर हमला हो, बल्कि मैं समझता हूँ बिलवास्ता तौर पर किसी भी खलीजी रियासत के ऊपर हमला हो, और क्योंकि जो खलीजी रियासतें हैं उनका सऊदी अरब पे अहम रुकन है, या पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो उसका एक मजमूई कलेक्टिव जवाब दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, मैं खान साहब आपसे जो समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिलफर्ज खुदा न खास्ता अगर सऊदी अरेबिया को इसराइल हिट करता है तो उस सूरत में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, तो बाय ऑल मींस वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा। इस मुआहदे से ये नतीजा लिया जाए जो हमारा मुआहदा हुआ है, मशरक़ या मगरब से कहीं से भी हमला होगा तो हम मिलकर जवाब देंगे। यानी वो जो सऊदी अरब का मगरब हो या हमारा मशरक़ हो, तो हमारा जवाब मुश्तरका होगा। दूसरा डॉक्टर खान साहब, जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका, मशरक़ वस्ता ख़ासतौर पर कतर, सऊदी अरेबिया, डिफेंस के मामला सारे अमेरिका उनके देखता है, तो ये फिर कैलकुलेट अमेरिका ना कर पाया, क्योंकि नेतन्याहू ने तो वाज़े बताया भी कि भाई अमेरिका को इतला थी और कतर वाले हमले को लेकर, तो अमेरिका पर जब अदम ट्रस्ट एतमाद की जो फ़िज़ा थी वो जब ख़त्म होगी तो इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? और आप बेसिकली यही देख रहे हैं कि ये तो फिर फाउंडेशन बन गई कि इस्लामिक ब्लॉक की जो बात बड़े अरसे से मशरक़ वस्ता समेत सारे लोग करते थे, या ख़ास तौर पर इनके अवाम, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अवाम ये बात करते थे कि मुस्लिम ब्लॉक, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की उन दिनों की एग्जाम्पल्स दी जाती थी। तो आप समझते हैं कि ये बाकायदा फाउंडेशन कायम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता? कुछ और मुल्क भी शायद इस तरह के एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करें, जिसकी शुनीद जो है वज़ीर दिफा भी बात कर रहे थे, बिटवीन द लाइन्स बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। ये एक आगाज़ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया है, तो ये एक नुक्ता आगाज़ है और ये इसमें इजाफा भी हो सकता है, इस ब्लॉक का आगाज़ हो सकता है। तो एक इस्लामी ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि बड़े अरसे से इस्लामोफोबिया होता रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। अगर आप इस सदी को देखें तो बहुत से मुसलमान ममालिक बैरूनी हमलों या साजिशों की जद में आए हैं, उसमें ट्यूनीशिया, लिबिया, उसके बाद जो है शाम, लबनान, यमन। तो कहने का मतलब ये है कि और इराक, अफ़गानिस्तान, ये सारी की सारी जो जंगें हुई हैं मुस्लिम ममालिक में हुई हैं, तो ये एक किस्म का एक दीवार बनाई जा रही है। अच्छा खान साहब, आखिर में जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इंडिया के जितने भी सो कॉल्ड वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जब भी डिस्कशन करते हैं वो कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर जो है जी अभी वो ख़त्म नहीं हुआ जी, तो वो जारियत दोबारा कर सकते हैं, इस तरह की बातें। अब इतने बड़े एग्रीमेंट के बाद और सफारती और दिफाई सतह पर इतनी बड़ी जो है वो माइलस्टोन अचीव करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी जारियत वाले जो मामला थे वो कहाँ खड़े हैं? चूँकि आपके इल्म में है, आप बहुत बेहतर से समझते हैं कि सऊदी अरेबिया की कितनी इन्वेस्टमेंट है और उन दोनों के आपस में जो ताल्लुकात हैं, और फिर अब पाकिस्तान पर हमला अगर होगा तो वो सऊदीया पर हमला तस्वुर होगा इस दिफाई मुआहदे के तहत। अब फिर इस तरह की बातें जो सिंदूर से मुतालिक हैं, इन्हें आप कहाँ रखते हैं, कहाँ देखते हैं?
देखिए, हमने इस साल मई के महीने में मार्का हक के दौरान हिंदुस्तान को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी और दुनिया ने उसकी तायीद की और दुनिया ने उसके सबूत पेश किए। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान का बयानिया नहीं था, हमें सफारती कामयाबियाँ हुई और हिंदुस्तान या भारत जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार हुआ। जो आप ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कह रहे हैं, अव्वल तो ये पूरे का पूरा टाइटल ही बहुत मज़ाक़ खेज़ था, पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा जाहिरियत करने का। मसूद खान साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।